नमस्कार स्टूडेंट्स। इग्नू स्टडी सेंटर निर्माण कैंपस 2281 सुनाम आपका स्वागत है। और आज हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 12 और 13 को कवर करेंगे। ठीक है, जिसमें हम स्टेट्स इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन और कंपैरेटिव डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ स्टेट्स इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम वैश्वीकरण की बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण इसके रिलेटेड क्या है कि वैश्वीकरण के युग में राज्य की क्या भूमिका है। जैसे कि मैंने कल भी आपको स्टेट के बारे में बताया था कि वो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसमें ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं और जो एक रूल्स रेगुलेशन के अंडर काम करते हैं। ये एक ऐसा जोग्राफिकल एरिया होता है जिसके अंदर आपको वो सारी सुविधाएं मिलती हैं जो एक बंदे की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें हमने वैश्वीकरण के बारे में भी पढ़ा था कि जब कोई एक चीज़ एक जगह न रहकर सब जगह फैल जाती है। जैसे कि अगर आप मार्क्सवाद की बात करें तो मार्क्सवाद अब सिर्फ एक जगह की आइडियोलॉजी नहीं है। इंडिया में भी उसको मार्क्सवादी लोग बहुत हैं जो उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम उदारवाद की बात करें तो वो भी एक जगह की आइडियोलॉजी ना रहकर अब सब जगह फैल चुकी है। तो जब कोई एक चीज़ एक जगह ना रहकर सब जगह फैल जाती है तो उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। ठीक है, आज वैश्वीकरण के रिलेटेड हम थोड़ा सा अच्छी तरह से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाए। वैश्वीकरण एक अवधारणा है जिसके लिए कोई मानक परिभाषा नहीं दी जा सकती। ठीक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि यह मुद्दा और समस्याओं की एक वृहत विविधता के साथ खड़ा हुआ है। कुछ लोग इसको मानते भी हैं, कुछ लोग इसको नहीं भी मानते हैं, जिसकी विभिन्न सैद्धांतिक और राजनीतिक स्थितियों से व्याख्या की गई है। फिर भी विद्वान की सहमति है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अंतर्राष्ट्रीय निगमों और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा राज्य की प्रधानता को हटाकर स्वयं का अधिकार स्थापित कर रही है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा। देखो, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज आती हैं। अगर मान लो कि आज वीवो, ठीक है, चलो वीवो छोड़ो, रेडमी कंपनी अगर इंडिया में आ रही है तो उसका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो वो क्या है, रेडमी कंपनी तो सिर्फ चाइना की कंपनी है, लेकिन अगर वो इंडिया आ रही है या दूसरी जगह भी जा रही है तो वो इन्वेस्ट तो करती ही है ना किसी कंट्री में जाके, तभी उसको हम एंट्री देते हैं कि हाँ दो भी कुछ पैसे दो, हमारे यहाँ पे एरिया पे आप आओगे, काम करोगे, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दोगे। तो उसका कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ जाता है। हम एफडीआई की बात क्यों करते हैं, ये रीज़न है एफडीआई के विरोध का। ठीक है, अब वैश्वीकरण क्या है ये मैं आपको पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ। इन चीज़ों को थोड़ा सा आप दोबारा से पढ़कर देखिएगा कि किस किस चीज़ों में किस किस तरह से वैश्वीकरण की परिभाषा दी गई है। हर एक चीज़ को इस लेक्चर में क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा इसमें क्या क्या है। ठीक है, अब वैश्वीकरण के प्रति दृष्टिकोण क्या है। देखो, दृष्टियां जितनी हैं उसी तरीके से उनके कोण भी बन जाते हैं। ठीक है, 1.2 बिलियन लोग हैं तो 1.2 बिलियन किस तरीके से वैश्वीकरण को देखते हैं ना, ये अलग अलग बात हो जाती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो क्या लिखा कि विद्वानों में इस नई प्रक्रिया जिसे कि वैश्वीकरण कहते हैं कि इसकी प्रकृति और इसके फलस्वरूप प्रभावों को लेकर मत भिन्नता है। वर्तमान साहित्य से वैश्वीकरण की चल रही प्रक्रियाओं को समझने के लिए तीन दृष्टिकोणों की पहचान की जा सकती है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो तीन बनाई गई इन लोगों ने जो वैश्वीकरण के सर्वोच्च स्तर को प्रस्तुत करते हैं। इसे एक केंद्रीय और अपरिवर्तनीय प्रक्रिया के रूप में मानते हैं। और उदाहरण के लिए अगर मैं बताऊं तो जापानी प्रबंधन गुरु, ठीक है, केनिच ओहाई ने वैश्वीकरण को इतिहास के एक युग के रूप में परिभाषित किया। ठीक है, जिसमें पारंपरिक राष्ट्र राज्य एक अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक है, यहाँ तक कि असंभव व्यवसायिक इकाइयां बन गई हैं। यहाँ पर जो अलग अलग थिंकर्स हैं ना, उन्होंने वैश्वीकरण के प्रति अपनी अलग अलग बातें कही हैं जो कि आपको पढ़नी पड़ेगी, पढ़कर ही ये याद हो सकती है। इनमें समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, जब हम आगे चलते हैं तो राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव। अब नए नए दृष्टिकोण आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। तो स्टेट के ऊपर हमने पहले भी टॉपिक को देखा है कि वैश्वीकरण और इसके अंदर राज्य की क्या भूमिका है, ये आपका टॉपिक है। अब राज्य की संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि जो एक स्टेट होता है, मान लीजिए कि राज्य भारत इतना है तो कोई बाहरी राज्य उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकता। इंटरफेयर नहीं करेगा तो दैट्स मीन वो अपने डिसीजंस के लिए इंडिपेंडेंट है। अगर आज उसको एफडीए चाहिए तो वो हाँ कर सकते हैं, अगर आज उसको एफडीए नहीं चाहिए तो वो ना भी करेगा, तो आप आ नहीं सकते। अगर आज इंडिया बोले ना कि हम पूरे वर्ल्ड के साथ फ्लाइट्स का कनेक्टिविटी तोड़ देते हैं तो वो तोड़ भी सकते हैं। और अगर वो कहे कि हम 10 बंदों के साथ नए को ऐड करेंगे तो वो कर भी सकते हैं। संप्रभुता का मतलब ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो, कुछ भी कर सकते हो, आपके जुरिडिक्शन के अंडर अंडर आपके घर के अंदर आप जो डिसीजन लेना चाहते हो आप ले सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बाहर सड़क पर जाके कोई डिसीजन लोगे, वहां पर नहीं ले सकते, वहां पर सरकार की जिम्मेदारी होती है डिसीजन लेने की।
ठीक है। अब नई वैश्विक नीतियां जो ये अर्थव्यवस्था सॉरी जो वैश्वीकरण है इसका राज्य की प्रभुता पर क्या प्रभाव पड़ा है। नई विश्व अर्थव्यवस्था से चुनौतियां मिलती हैं। देखो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, फाइनेंशियल लेन देन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, वर्ल्ड में इकोनॉमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ कर रही है, और इंडिया के पास अभी उतना बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को जल्दी से जल्दी टैकल करके अपने आप को ऊपर ले जाए। तो ये क्या है, जब एमएनसीज आती हैं इंडिया में तो नो डाउट वो हमारे लोगों को जॉब दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारी प्रभुसत्ता को भी ठेस पहुंचा है। देखो एक टाइम तो था हम किसी को नहीं आने देते, हमारी इकोनॉमी बंद थी 1990 तक की अगर मैं बात करूँ। उसको जब हमने ओपन की तो बहुत से एमएनसीज आई, नॉर्मल सी बात है, डेवलपमेंट के लिहाज से अगर देखें तो ये चीज़ अच्छी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एमएनसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी प्रभावित करती है, अपने नेशन की चीज़ों को भी यहाँ वो डिपोर्ट कर रही है, लोगों को आदत डाल रही है। तो इससे क्या होता है कि वहाँ जो चाइना का माल अगर इंडिया में बिक रहा है तो चाइनीज वालों को ज़्यादा मुनाफा हो रहा है, हमें थोड़ी ना मुनाफा हो रहा है, हम क्यों नहीं इंडिपेंडेंट बनते। ठीक है। तो ये वैश्वीकरण की जो चीज़ है ना ये कहीं ना कहीं देश की प्रभुसत्ता को भी नुकसान पहुंचाती है, और जो नई नई विश्व व्यवस्था में होती है ना, अर्थव्यवस्था में चुनौतियां, उनको भी वो तेजी से बढ़ा रही है। बाकी चीज़ें आप जो इसमें क्या है वो आप पढ़ सकते हैं, जो डेटा दिया गया है। नए अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से चुनौती, देखो मैंने आपको बोला कि जब कोई एक चीज़ एक जगह ना रहे, अगर सब जगह फैल जाती है तो वो वैश्वीकरण होता है। ठीक है। अब जैसे आईएमएफ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, आईएमएफ है, या और बहुत सारी चीज़ें जो हैं इसके अंदर हैं, इनका मेन मतलब क्या होता है, इनका मेन रीज़न काम करने का क्या होता है कि हम कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिसे सब लोग लागू करें, ठीक है, और डेवलप करें। अब जो पॉलिसी हम बना रहे हैं सबको दे रहे हैं, मान लो ले भी ली पॉलिसी, लेकिन हमें पता है ना वो कितनी सही और कितनी गलत है, अगर उसको हम चेंज करेंगे तो अथॉरिटी मेरे पास है। अब मैं बाहर का बंदा आपके घर में जाके कैसे कोई डिसीजन मेकिंग करवा सकता हूँ कि आप बच्चे को तो भी आप बीटेक करवा दो, बीसीए रहने दो, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं तो आपको सजेस्ट कर सकता हूँ। नए तरह के संगठन जो है ना वो प्रभुसत्ता को चुनौती देते हैं, क्यों? क्योंकि वो ऐसी ऐसी पॉलिसी लुभावनियां बनाते हैं कि हमारा मन तो करता है हम ले लें, ठीक है, लेकिन जब हम ले लेते हैं तो हमें ये लगता है कि यार अब तो समझ में नहीं आया, फिर हम उसे पूछने जाएंगे यार इसको चेंज कैसे करें, ठीक है, वो फिर वो बता देगा कुछ ऐसा कि आप ऐसे चेंज करो, हम उसको चेंज कर लेते, तो हमारी डिसीजन मेकिंग कहाँ चलेगी। तो ये प्रभुसत्ता पर चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों से चुनौती मिली, बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को संभालने के लिए बनाए जाते हैं। हम कह देते हैं हमारी टेरिटरी में कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमारी टेरिटरी के बाहर के जो बॉर्डर्स होते हैं उनके ऊपर इंटरनेशनल लॉ लगते हैं। अगर उस रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आ गई, जैसे कि आप यहाँ पर भी देखोगे, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम उन एजेंसीज को कांटेक्ट करते हैं। हमारे इंडिया और गलवान का जो केस हुआ था चाइना के साथ, हमने क्या किया, चाइना से बात की, चाइना से बात करने से पहले हम यूएनओ में भी तो बात करी थी ना। वर्ल्ड में जो नेशंस थे उन्होंने भी हम पे सपोर्ट करने की कोशिश की थी कि आप इस कानून के तहत आप ऐसा नहीं कर सकते, फलाने कानून के तहत ये बाउंड्रीज बनी हुई है, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो ये भी परेशानी हो जाती है। अगर मान लीजिए इंटरनेशनल कानून नहीं होते तो आज तो हम चाइना से दोबारा फिर युद्ध लड़ रहे हैं, समझे आप। ठीक है। जो इसमें डेटा दे रखा है ना वो आप थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहिएगा। अब है राज्यों के आंतरिक कार्यों पर वैश्वीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। लोकतांत्रिक निर्णय लेना, देखो अंतर्राष्ट्रीय जो राज्यों के आंतरिक कार्यों पर वैश्वीकरण का प्रभाव क्या पड़ता है कि हम कई बार डिसीजंस लोकतांत्रिक भी ले सकते हैं और अलोकतांत्रिक भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको एक चीज दोनों क्लियर करना चाहूंगा कि लोकतांत्रिक निर्णय लेना, अब क्या अभी विश्व में इस तरह की स्थिति बन चुकी है ना कि हमें वो चीजें अपने इंडिया में लेकर आनी ही पड़ती है ताकि हम भी उन चीज़ों को यूज़ करें। आप देख सकते हो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, मल्टीनेशनल कंपनी मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजीज को लेकर आती हैं, हम उन्हें खरीदते हैं भारी भरकम। राफेल के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा तो हमने फ्रांस से उसको खरीदा। तो क्या ये चीज़, ये वैश्वीकरण का ही पार्ट है। तो हम इस तरह के लोकतांत्रिक निर्णय लेते हैं और कई बार नहीं भी लेते। मैं आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ जो ये पॉइंट है ना इसके लिहाज से नहीं बता रहा हूँ। लोकतांत्रिक निर्णय लेने का मतलब ये हो जाता है कि हम अपने लोगों के डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं जो कहीं ना कहीं हमें वैश्वीकरण की तरफ खींचते हैं, लेकिन कई बार हम वो डिसीजन इतने गलत हो जाते हैं कि हम बाहर वाली कंपनीज को हमारे यहाँ पर आगे डिसीजन मेकिंग का न्योता भी दे देते हैं। बाकी आप इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। वैश्वीकरण की अगर मैं सारांश की यहाँ बात करूँ तो सारांश में तो सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि जो कंप्लीट वैश्वीकरण है ना वो एक लिहाज से तो अच्छा है कि हम नई नई टेक्नोलॉजीज को अपने इंडिया में लेकर आ रहे हैं, वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं, वर्ल्ड की इकोनॉमी से जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ ही हम देखें ना तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी डिसीजन मेकिंग को भी इफेक्ट कर रही है। वैश्वीकरण में नो डाउट आप आईफोन खरीद रहे हो, लेकिन ये बताओ आईफोन का पैसा जा भी कहाँ रहा है ना, बाहर जा रहा है। हम तो सिर्फ कस्टम और एक्साइज ड्यूटी को ही पे कर पाते हैं, ठीक है, लेकिन जो वर्ल्ड में आईफोन है उसका क्या रुतबा है वैश्वीकरण के लिहाज से,
वो टॉप क्लास कंपनी है, सारे पैसे तो उसके पास जा रहे हैं, बड़ी तो वो कर रही है। इंडिया में क्या, हम तो बस फालतू का शो ऑफ करके चलते हैं, हाँ देखो हमारे पास भी आईफोन है, लेकिन असल में तो उसका कंट्रोल तो वहीं पर है ना। तो हमारे डेटा का कितना नुकसान हो रहा है, हमारी पर्सनल चीज़ों का कितना नुकसान हो रहा है, ये तो आप लोग जानते नहीं होंगे। ठीक है, तो वैश्वीकरण का जहाँ पर हमें फायदा हो रहा है वहाँ पर हमें नुकसान भी हो रहा है, तो बड़ा सोच समझ के हमें वैश्वीकरण को अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए। ठीक है, तो जो ये क्वेश्चंस रहेंगे ये आप सभी लोग करते रहिएगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो सके एग्जाम्स के रिगार्डिंग। अब हम बात करते हैं राज्य की प्रकृति पर तुलनात्मक बहस। देखो राज्य क्या है, स्टार्टिंग से लेकर अब तक बहुत सारे थिंकर्स और उनके आइडियोलॉजीज ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। हमने कई बार सुना था कि इसे कोइनोनिया भी कहा जाता है, इसको स्टेटस भी कहा जाता था, स्टेटस के बाद इसको पता नहीं कितने नामों से जाना जाता है। टाइम टाइम पे आकर स्टेट वर्ड जुड़ गया तो स्टेट को हमने रख लिया। लेकिन आज भी बहस चलती रहती है कि एग्जैक्टली क्या है, क्या है जो वो क्या बोलते हैं कि स्टेट आखिर होती क्या चीज़ है, क्यों हम इसको इतनी इतनी अहमियत दे रहे हैं। तो इस चीज़ को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, शुरुआत करेंगे हम परंपरागत बहस से ताकि हम थोड़ा सा प्रीवियस जान पाए। अधिकांश 19वीं और 20वीं शताब्दी में जिसे आमतौर पर राज्य विचार विमर्श कहा जाता है उसमें चार प्रतिस्पर्धी सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का वर्चस्व रहा। पुराने टाइम में चार ही मेन आइडियोलॉजी रहती थी। पारंपरिक उदारवाद थे जो फ्री कर दोगे सभी बंदों को, आधुनिक उदारवाद थे जो कहीं ना कहीं कुछ फाउंडेशंस की बात करते थे, और उसके बाद पारंपरिक बहुलवाद की बात करते हैं, और फिर पारंपरिक मार्क्सवाद की बात करते हैं। जो कि मार्क्सवादी होते हैं ये आपको पता ही है, मार्क्सवादी क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि आप लोग स्टेट को तो भूल जाओ, स्टेट नाम की चीज़ नहीं, ये तो बहुत एट्रोसिटी करती है, ये तो सिर्फ एक जैसे बोलते हैं ना बड़े लोग जो होते हैं ना उनकी संस्था है, ये छोटे लोगों की संस्था नहीं है। पारंपरिक उदारवाद, देखो पारंपरिक उदारवाद हालांकि राजनीति दर्शन के रूप में, उदारवाद का इतिहास अन्य राजनीतिक विचारधाराओं की तुलना में अधिक लंबा है। तब भी यह 19वीं शताब्दी में एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में अस्तित्व में है। दोनों एक दर्शन एक राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में उदारवाद की मूल मान्यता व्यक्ति तर्कशील है, स्वतंत्र विकल्प, संवैधानिकता, सहमति एवं सहनशीलता है। कहने का यह मतलब ये है कि ये वही चीज़ें बातें करते हैं कि जो व्यक्ति है वो तर्कशील है, वो तर्क से सोच सकता है, उसे इंडिपेंडेंट दो, वो अपने कार्य को अच्छे से कर सकता है, उसको फ्री करो आप। इस तरह की चीज़ों की बात पारंपरिक उदारवाद करता होता है। बाकी ये चीज़ें हैं जो आप इसके अंदर पढ़ सकते हैं कि एग्जैक्ट में वो टेक्निकल टर्म्स क्या यूज़ करते हैं, मैं आपको बेसिक ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब आप उसकी बात करोगे कि उसके निजी क्षेत्र में राज्य का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं हो, उसके निजी क्षेत्र में राज्य का किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसकी स्वतंत्रता पर आक्रमण नहीं करना है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो पारंपरिक उदारवाद है, ट्रेडिशनल लिबरलिज्म है, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत फोकस करता है। हालांकि बाद में आकर उसने इस चीज़ को नकार दिया था कि नहीं इतना तो मतलब हम नहीं कर सकते, थोड़ा बहुत तो रिस्ट्रिक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि अगर किसी बंदे को ज़्यादा पावर और ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे दी जाए ना तो वो बंदा उस चीज़ का मिस यूज़ करेगा, और ये सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं उसके मिस यूज़ करने के। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं कि जो राज्य का जो हस्तक्षेप है ना वो बहुत कम होना चाहिए। स्टेट अगर किसी भी तरीके से अगर आप तक पहुंचना चाहता है तो थ्रू लॉ हो जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर इन बंदे को वैसे उठा उठा, अगर आप मान लीजिए, देखिए कोई रीज़न नहीं है, आप लोग जा रहे हो, आपको पुलिस ने उठा के जेल में बंद कर दिया, 10 साल तक आप जेल में रहते हो, उसके बाद बाहर आ जाते हो बिना किसी कारण के, तो ये तो गलत होगा। ऐसा ही पारंपरिक उदारवाद बोलता है कि आप बंदे की लाइफ में अगर इंटरफेयर करना चाहते हो तो थ्रू लॉ करिए। ठीक है, आप ऐसे कर इवन अपन तो वो बोलता ही नहीं करो, अब बोलो कि छोड़ दो उसको, वो अपनी लाइफ में ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो जो उसकी लाइफ में उसकी जो लिबर्टी है उसको नुकसान पहुंचाता है, तो वो टोटली एक राज्य का अतिक्रमण होगा उसकी स्वतंत्रता का, मतलब कि वो उसको बाउंड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल भी आपको बताऊंगा, कोटेशन है ये कि जॉन लॉक एक अंधेरे का चौकीदार राज्य को कहता है। दिखता तो नहीं ना राज्य क्या है, अगर मैं अपने पूरे घर को राज्य कहूँ, ठीक है, पूरे भारत का जो बाउंड्री है उसमें पंजाब राज्य है, हरियाणा है, उनको बाउंड्रीज के हिसाब से तो हम उनको जज कर सकते हैं ना। असल में तो कोई डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है कि जो राज्य है वो क्या है। ठीक है, तो इसलिए उसने अंधेरे का चौकीदार इसको कहा है। और अगर मैं हर्बर्ट स्पेंसर की बात करूँ तो दुर्भाग्यपूर्ण किंतु आवश्यक प्रबंधन समिति बोलते हैं इसको, और जो दूसरे हैं वो इसको एक अनिवार्य बुराई भी कहते हैं। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग सोच के हिसाब से बहुत सारी मतलब आप कह सकते हो कि
इसकी डेफिनेशंस दी हैं। तो ये चीज़ें आप अपनी क्वेश्चंस में कोट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि दूसरे शब्दों में पारंपरिक उदारवाद की अवधारणा में राज्य की भूमिका आंतरिक कानून व्यवस्था की देखभाल और समाज की बाहरी आक्रमण से सुरक्षा तक ही सीमित है। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दी थी ये चीज़, और अब फिर दोबारा से वही चीज़ें आ रही हैं कि भाई जब बाहर से कोई अटैक होगा ना, जिससे हमारी इंडिपेंडेंस को नुकसान होगा, तब राज्य वो चीज़ कर सकते हैं। वो बार बार देखेगा हमारे लिए हम क्या है, हमारी इंडिपेंडेंस क्या है, हम क्या कर सकते हैं, ये हम पर डिपेंड छोड़ दीजिए, राज्य की इसमें कोई भूमिका नहीं रहेगी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर की जा रही है। आगे बात करते हैं आधुनिक उदारवाद। 19वीं सदी के अंत तक पारंपरिक उदारवाद एक राज्य के न्यूनतम कार्यकलाप की अवधारणा पर आधुनिक उदारवाद जैसे कि टी.एच. ग्रीन, एल.डी. हॉब्सहाउस, जे. हॉब्सन और मेनार्ड किन्स जैसे सामाजिक प्रतिकूल परिस्थितियों तथा उससे जुड़ी हुई असमानताओं के आधार पर सवाल उठाने लगे। इन लोगों के नाम जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, औद्योगिक की प्रक्रिया पर और मुक्त बाजार ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता के क्षेत्र को चुनौती दी। अब यहाँ पर बात क्या आ जाती है, देखो ज़्यादा खुला, ज़्यादा मतलब इंडिपेंडेंस देना, अब आगे की गलत बात। पहले था ठीक है, दो राज्य तुम जाओ, तुम्हारे इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। अब कहते हैं है इंडिपेंडेंस है भाई, तो कंट्रोल करो, कुछ ना कुछ तो करो। तो ये चीज़ वो बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो किसी ना किसी तरीके से उन्होंने ये बताया है कि आपने जो ज़्यादा इंडिपेंडेंस दे रखी है ना, वो गलत है। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या लिखा है कि उदारवादी राज्य के लिए एक अधिक सकारात्मक और सक्रिय भूमिका की वकालत करते हैं और एक राज्य की आवश्यकता के औचित्य को साबित करते हुए जिसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं। यहाँ पर कल्याणकारी राज्य की धारणा की शुरुआत हो जाती है। अगर आप कोई कल्याणकारी राज्य की बात करें तो वो एक एग्जैक्ट इतनी इंफॉर्मेशन दीजिएगा कि जो व्यक्ति की मतलब भलाई के लिए जो काम राज्य के द्वारा किए जाते हैं कि वो अपने डेवलपमेंट कर सके, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो अपनी लाइफ में ले सके, वो राज्य होता है। और वो कल्याणकारी राज्य होता है जिसने कल्याणकारी नीतियाँ बनानी होती है, डेवलपमेंट नीतियाँ। जो आज की अगर स्टेट्स की बात करते हैं, कंट्रीज़ की बात करते हैं, वो सारी की सारी वेलफेयर कंट्रीज़ हैं, वेलफेयर स्टेट्स। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो यहाँ से शुरू होता है आपके आधुनिक उदारवाद से। अब हम बात करते हैं पारंपरिक बहुलवाद। देखो बहुलवाद का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुलवाद उदारवादी परंपरा का विस्तार है। एक अद्वैतवादी और निरंकुशवादी राज्य की प्रतिक्रिया के रूप में यह 19वीं शताब्दी के अंत में एक विशिष्ट दर्शन के रूप में उभरा। इसका जन्म 19वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है, प्रणालीबद्ध के रूप में हम इसको देखते हैं कि एक सिस्टमेटिक वे में ये काम करता है। 1950 के दशक और 1960 के दशक की शुरुआत में व्यवहारवाद के विस्तार ने बहुलवाद की स्थिति को एक ठोस आकार दिया था। बिहेवियरिज्म जैसे 50-60 के दशक में, जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा बिहेवियरिज्म के बारे में, तो उस दौरान जो बहुलवाद था वो भी कहीं ना कहीं इसके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा था। ठीक है, और इसने बहुत अहम अहम रोल भी अदा किया था 1950 और 60 के टाइम। ठीक है, अब इसमें क्या है, व्यक्तियों की बजाय समूह राजनीति और राज्य के निर्माण में मूलभूत अंग होते हैं। ये कहता है कल्ले बंदे पे फोकस ना करो, सब पे फोकस करो, पूरे राज्य पे फोकस करो, पूरे कंट्री पे फोकस करो। राजनीतिक शक्ति विस्तृत प्रकार के सामाजिक समूह में फैल, ये समूह की बात है। बहुलवाद का मतलब समूहवाद भी आ जाता है कि वो समूह पे फोकस करो, सिंगल बंदा व्यक्तिगत पे बात मत लेके आओ, आप समूह पर लेकर आओ बात। राज्य समाज में मौजूद उन संघों में से एक है जो अपनी उत्पत्ति, अस्तित्व और सदस्यों की निष्ठा के संदर्भ में स्वतंत्र है। क्या करना है क्या नहीं करना है ये अब राज्य डिसाइड करे। मैंने बोला ना सबसे पहले तो फ्री कर दिया बहुत ज़्यादा, फिर थोड़ी सी इंडिपेंडेंस को कंट्रोल करते आगे, अब और भी ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं। हालांकि राज्य संघों का ऐसा संघ होता है जिसमें सभी व्यक्तियों और समूह तथा उससे जुड़े सभी लोगों के ऊपर इसका क्षेत्राधिकार लागू होता है, लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य अत्यधिक या पूर्ण प्रभुत्व है। राज्य को उसकी विशेष शक्तियों के उपयोग को सही साबित करना होगा, इसलिए राज्य की भूमिका विभिन्न समूहों के परस्पर विरोधी और प्रतिस्पर्धी हितों को बस उस मध्यस्थ रूप में क्रियाशील होकर चलना चाहिए, जैसे कि लोग मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि लोगों के ऊपर मर्जी से मत थोपो, कुल मिला के आप सांस करो, मतलब आप ये करो कि लोगों से पूछो उनकी प्रकृति, उनकी सहमति से, असहमति से मत आ जाओ, उनके हित के लिए क्या जरूरी है आप उनको पूछो, करो भी, पर खुला मत छोड़ो उनको। ठीक है, तो पारंपरिक बहुलवाद में बहुत सारे समर्थक हैं, जैसे आर्थर फिशनर बेंटले है, ठीक है, और चार्ल्स मेरियम है, डेविड ट्रूमैन है, मैरी पोलन है, रॉबर्ट डाहल है। ठीक है, तो ये सब लोगों को आप पढ़ेंगे, आगे इन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करते रहिए ताकि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए
ठीक है। पारंपरिक मार्क्सवाद क्या है? देखिए, मार्क्सवाद 19वीं सदी में एक प्रमुख राजनीतिक दर्शन था। ठीक है। मार्क्सवाद बेसिकली फ्रेडरिक एंगल्स और हीगल जैसे, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये बड़े प्रोमिनेंट बंदे हैं पारंपरिक मार्क्सवाद के। मार्क्सवाद हमेशा से राज्य के अगेंस्ट रहा है, क्योंकि वो राज्य का जरूरी बुराई मानता है कि ये बुराई आप इसको मत लेके आओ। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ अमीर लोगों की सुनता है, ये गरीबों की नहीं सुनता। और मार्क्सवादी हमेशा से मजदूर वर्ग का फेवर करते आए हैं। वो कहते हैं कि जो निम्न वर्ग है उसके सुनने वाला कौन है? कोई भी नहीं सुनता। दैट इज वाई वो पारंपरिक मार्क्सवादी हैं। ठीक है। और पारंपरिक मार्क्सवाद हमेशा से व्यक्ति के फेवर में, बल्कि वो व्यक्ति क्या मतलब, वो मजदूरों के फेवर, एक वर्ग के ऊपर बात करता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुलवाद को भी सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन इनका थोड़ा डिफरेंस ये है कि ये अग्रेशन को भी फॉलो करते हैं कि अगर मान लीजिए आपको आपका हक नहीं मिल रहा तो आप जाओ, आप लड़ो। ठीक है। आपको जो करना पड़े करो, कुछ भी हो जाए आपको करना पड़ेगा, आप कर लो, आप अपने हकों को लो। ठीक है। तो इसने उदारवाद को भी चुनौती दी थी। इसने एक नई बात ही निकाली थी कि स्टेट ठीक है, लेकिन स्टेट ना हो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है। अगेंस्ट थे, स्टेट को तो बिल्कुल अच्छा नहीं समझते थे। वो कहते हैं स्टेट तो ना ये जो है स्टेट अमीरों की है। आज के कंटेक्स्ट में भी अगर आप देखो तो इंडिया में अगर मान लीजिए कोई डिसीजन लेना पड़े, या अगर आप कहीं और कंट्रीज में जाके देखो जहाँ पर बहुत प्रोमिनेंट बंदे रहते हैं जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, जिसे हम बिलियनियर्स भी बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका भी उनके डिसीजन मेकिंग में रोल होता है। चाहे इतू सा हो, चाहे इतनू सा हो, चाहे इतना सा हो, लेकिन होगा जरूर, स्पेशली जब कोई पॉलिसी उनके रिलेटेड बने। ठीक है। समकालीन बहस। अब देखो, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उन चीजों के अलावा वृहद सरकार, पूंजीवाद, लोकतंत्र के वैश्विक प्रसार, बाजार अर्थव्यवस्था में व्यापार की बढ़ती शक्तियां और पहचान की राजनीति के उदय की विशेषताओं से अभूतपूर्व सामाजिक आर्थिक राजनीतिक विकास अभिलक्षित हुआ। ठीक है। इस पे ना जाके मैं आपको लास्ट लाइन में क्लियर करता हूँ, क्योंकि ये बहुत शुद्ध लिख रखा है। इतना तो क्लियर आपको होगा भी नहीं, और मुझे समझ में नहीं आता इतनी शुद्ध क्यों लिखते हैं। समकालीन राजनीति सिद्धांत में निरंतर बहस और चर्चा का विषय यह है कि राज्य की प्रकृति क्या है। स्टार्टिंग से हम यही पढ़ते आ रहे हैं। क्या है स्टेट? क्यों बना है स्टेट? किस लिए बनाया गया स्टेट? उदारवादियों ने अलग बात कर दी, पारंपरिकवादियों ने अलग बात कर दी, बहुलवादी अलग कहते हैं, मार्क्सवादी अलग कहते हैं। ठीक है। पारंपरिक उदारवादी अलग कहते हैं, आधुनिक उदारवादी अलग कहते हैं। सबने अलग अलग डेफिनेशन दे दिया अपनी। पर अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं, आज भी ये बहस है, कंटेम्पररी डिबेट है। व्हाट इज स्टेट? व्हाई वी मेक स्टेट? क्या नीड है हमें स्टेट्स की? तो समकालीन समाज में ये प्रॉब्लम, और राजनीति में भी ये प्रॉब्लम और ये बहस का विषय बना हुआ है। ठीक है। तो न उदारवाद, न मार्क्सवाद, न बहुलवाद, नारीवाद, समुदायवाद, ब्रह संस्कृतिवाद, मल्टीकल्चरिज्म जैसी चीजें, ये सब दृष्टिकोण रखते हैं कि राज्य के ऊपर बहस करके हम क्या कह सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ये ना ज़्यादा समझाने वाले लायक नहीं है। ये आपके ऊपर जो अभी मैं आपको बताकर आया हूँ उदारवाद में राज्य क्या होता है, उससे मिलती जुलती ही है। ठीक है। नव उदारवाद के बारे में पहले बढ़ते हैं। नव उदारवाद मुक्त बाजार में अर्थशास्त्री है, जैसे कि फ्रेडरिक वॉरहेयर और मिल्टन फ्रीडमैन, तथा उदारवादी राजनीतिक दार्शनिक जैसे कि रॉबर्ट नोजिक और आइजन बर्लिन के कार्यों से जुड़ा है। ठीक है। इन बंदों के नाम जरूर याद रखें। ये क्या कहता है कि नव उदारवाद 1970 के दशक के आधुनिक उदारवादियों की हस्तक्षेपवादी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के रूप में उभरा था कि राज्य को इंटरफेयर करना चाहिए, किसी हद तक इंटरफेयर आप करो। नव उदारवादी स्वतंत्रता को प्राथमिक मूल्य और आर्थिक स्वतंत्रता को अन्य स्वतंत्रताओं के लिए पूर्ण पूर्व के रूप में मानते हैं। मतलब वो कहते हैं कि ठीक है, आप स्वतंत्रता तो हमारे लिए मेन जरूरी है ही है, थोड़ा बहुत इकोनॉमिकली भी आप सोचो इस चीज को लेकर। उदारवादियों का मतलब क्या था कि वो व्यक्ति को फ्री तो करना चाहते थे, वो व्यक्ति को चाहते थे कि आप फ्री भी करो, लेकिन उसको कुछ ऐसी चीजें भी डेवलप करने के लिए दो ताकि वो इकोनॉमिकली भी अपलिफ्ट कर पाए। पर वो राज्य के हस्तक्षेप को सीमित होते हुए ही चाहते थे कि राज्य का हस्तक्षेप सिर्फ सीमित ही हो। ये चीजें ना आपके ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन अभी करवाया है उसके साथ मिलती जुलती। छोटा छोटा ओवरव्यू मैं आपको देता जाऊंगा। जो इसमें थिंकर्स आ रहे हैं आप उनको जरूर करते रहिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। नव मार्क्सवादी, फिर से वही चीज़ें आएंगी, स्टेट को हम पसंद नहीं करते हैं, स्टेट को हम उखाड़ फेंकिए, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है उनको चेंज कीजिए, उनको बदलिए। वो जो लोअर कैटेगरी के लोग हैं, जैसे कि जो मजदूर वर्ग है, आप उनके हितों की बात कीजिए। ठीक है। तो इसमें जो थिंकर्स आ रहे हैं जैसे कि एंटोनियो ग्राम्सी है, ठीक है, लुइस अल्थुजर हैं, जॉर्ज लुकास हैं,
निकोसपॉलिटिज्म है, इन्होंने अपनी अपनी बातें अपने अपने तरीकों से राज्य के कंसेप्ट में कही है। तो इनके ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक कंक्रीट 2-3 लाइनें इनके थिंकर के हिसाब से याद रखिए, और थिंकर्स के जो नाम आ रहे हैं वो ज़रूर आप पेपर में कोट कीजिएगा ताकि आपको और अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है, अब हाँ आगे चलते हैं। नव बहुलवाद, फिर से वही चीज़ आ रही है बहुलवाद की। वो कहते हैं कि समूह में बात करो, निगमों में बात करो, बड़ी बड़ी चीज़ों में बात करो, आप किसी एक पे मत बात करो। तो इस तरह की चीज़ें फिर से डेवलप हो रही हैं। तो नव जो बहुलवादी हैं या बहुलवादी हैं, फिर भी हम थोड़ा चलो इसमें डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि क्या कहते हैं। जो नव बहुलवादी है ना, वो सार्वजनिक नीति निर्माण में व्यवसायिक वर्ग के प्रभुत्व को मानते हैं, लेकिन विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकारों और मार्क्सवादियों के विपरीत वे राज्य के विशिष्ट वर्ग और आर्थिक रूप से प्रभावी वर्ग के वर्चस्व की तरह नहीं देखते। वे अभी भी राज्य को तटस्थ संस्था मानते हैं। उनका मानना है कि उदार लोकतंत्र में राजनीतिक ताकतों की असमानता को समाज में शक्ति के अधिकाधिक पूर्ववर्तन और अन्य उदार संस्थागत तंत्र के माध्यम से कम किया जा सकता है। थोड़ा डिफरेंट बता रहे हैं ये। ठीक है, सभी जो थिंकर्स है ना, हर बात अपनी बात को अलग तरीके से रखेंगे, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, जब भी एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो हर एक आइडियोलॉजी के एक या दो थिंकर की कोटेशन को याद रखें और एक बेसिक डेफिनेशन को याद रखें। जैसे वो कहते हैं कि ठीक है, हम मानते हैं कि जो अमीर वर्ग होता है उनकी कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग में पहुंच होती है, लेकिन हम पूरी तरह नहीं मानते। थोड़ी बहुत हमने मान ली, थोड़ी बहुत होगी, होनी भी चाहिए, पर प्रॉपर तौर पर हम नहीं कहेंगे कि वो ही करते हैं सब कुछ। ये बात होगी। ठीक है। नारीवादी, नारीवाद विचार के रूप में महिलाओं पर होने वाले उत्पीड़न को खत्म करने तथा महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने पर बल देता है। हालांकि नारीवादी विचार रखने वाले विभिन्न स्कूल हैं, जैसे कि उदारवादी नारीवाद भी है, मार्क्सवादी नारीवाद भी है, कट्टरपंथी नारीवादी भी है, जो कि महिलाओं के उत्पीड़न के स्रोतों का विश्लेषण करने तथा इस उत्पीड़न को खत्म करने के तरीकों के रुझान पर व्यापक रूप से भिन्न है। नारीवाद को या जो फेमिनिज्म है ना, उसको ज़्यादा बताने की मैं ज़रूरत नहीं समझूंगा, क्योंकि फेमिनिज्म क्या है, विमेन के डेवलपमेंट के लिए बात आ रही है। जो विमेन डेवलपमेंट का बड़ा बड़ा मुद्दा आजकल चला हुआ है कि विमेन डेवलपमेंट क्या है, विमेन डेवलपमेंट होना चाहिए, विमेन्स को आगे लाना चाहिए, उन सब चीज़ों पे ये डिस्कस करते हैं। अब उदारवादी नारीवाद जैसे कि मैरी वॉल्ट्सक्राफ्ट है, जे.एस. मिल है, बैडी फ्रीडम है, इन सब चीज़ों बंदों ने ना अपनी अपनी एक अलग परिभाषा दी है, पर जो मेन क्रक्स निकलता है वो इसमें सिर्फ यही आता है कि नारीवाद नारी के ऊपर फोकस करता है। वो कहता है नारी को स्वतंत्रता दे, नारी बढ़ सके आगे, क्योंकि अगर आप पुराने टाइम से भी देखते आओगे तो जो विमेन्स होती थी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी, ज़्यादा डेवलप नहीं होती थी। लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो समाज तभी डेवलप कर सकता है जब विमेन और मेन दोनों मिलकर काम करेंगे, दोनों ही मिलकर सोसाइटी को चला सकते हैं, दोनों के मिलने से सोसाइटी बनती है, वर्ल्ड चलता है। अदरवाइज अकेला मेन कभी ये चीज़ नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें क्या गया थोड़ा सा आप अंदर से डिस्कस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद, तो 1980 के दशक में समुदायवाद और बहुसंस्कृतिवाद राजनीतिक दर्शन के रूप में समकालीन उदारवादी दर्शन के समालोचन, विशेष रूप से जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के रूप में उभरे। दोनों समुदायवादी जैसे माइकल सैंडल, माइकल वॉल्जर, अल्सन मैक्लिंट्री तथा बहुसंस्कृतिवादी जैसे विल किमलिका, जॉर्ज टेलर, बिखू पारेकर, जहाँ तो मुझे लग रहा है ये इंडियन है, तो इनका तो नाम आप जरूर अपने पेपर में कोट करें, एक धारणा साझा करते हैं कि मनुष्य आवश्यक रूप से सामाजिक प्राणी है और मनुष्य को समुदाय ने स्थापित किया है जिसमें कि वे जीते हैं और विकसित होते हैं। इस विश्वास के आधार पर कि वे समकालीन उदारवादी धारणाओं को स्वीकार करते रहेंगे और जिसे सैंडल खुद को उलझन मुक्त रखना चाहते हैं। ठीक है, या स्वार्थ प्रतिकरण एक लौकिक मूल्य के रूप में न्याय भी सभी सांस्कृतिकों के लिए समान रूप से लागू होता है तथा एकल नागरिकता स्वयं भारग्रस्त होने के पक्ष में। ये छोड़ो, चलो मैं क्लियरली बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि सोसाइटी में आप रह रहे हो, सोसाइटी से ही आप लोग बने हो, सोसाइटी के लिए काम करो, सोसाइटी आपके लिए है, सोसाइटी के बारे में सबसे ज़्यादा की जा रही है। बाकी आप इन चीज़ों को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं। सारांश, तो देखिए कंप्लीटली अगर मैं इसमें बात करूं तो फिर से घूम फिर के वही बातें आती हैं कि जो
राज्य की प्रकृति का प्रश्न है ना, जो राजनीतिक सिद्धांत में लगातार चर्चा और बहस में रहे हैं, उसमें सभी जो नव उदारवादी हैं, मार्क्सवादी हैं, बहुलवादी हैं, नारीवादी, समुदायवादी, बहुसंस्कृतिवादी राज्य हैं, इन सभी का अपना अपना परिप्रेक्ष्य है, अपनी अपनी सोच है, वो जिस तरह से सोचते हैं उस अभी भी ना, मतलब ये चीज़ें डिसाइड नहीं हो पाई हैं कि क्या है राज्य आखिर। हम ऊपर से कब तकरीबन आधे घंटे से यही चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं, क्या है राज्य, क्या है राज्य, अभी तक भी क्लियर नहीं क्या है राज्य। और थिंकर्स आज भी इस पर बहस कर रहे हैं क्या है राज्य, क्योंकि हर कोई अपनी सोच रखता है और किसी एक पर हम आज तक सेटल नहीं हो पाए हैं कि हाँ ये ही राज्य है। ठीक है, तो आप इसको पढ़िए, जो जो चीज़ें इसमें मेन है उनको नोट कीजिए। थिंकर्स का इसमें नाम जरूर मेंशन करें, वो किस स्कूल से आता है, कौन सी आइडियोलॉजी है। अगर उसने कोई इंपॉर्टेंट बात कही तो आप उसमें कोट करेंगे, तभी आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। थैंक यू, जय हिंद।